नमस्कार, मैं आपके साथ ताबिश। कचहरी में आपका स्वागत है। कचहरी में सबसे पहले मुकदमा चलेगा अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील का, जिस पर 4 दिन बाद दस्तखत होने हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने इस डील के जरिए क्या हासिल किया? क्या उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश यहां पर की? एक डील की गूंज वैसे यूपी की राजनीति में भी सुनाई दे रही है और उस डील का ऑफर आया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। आखिर वो डील क्या है और उसके पीछे ओवैसी का गेम प्लान क्या है? कचहरी में इसकी भी फाइल खोलेंगे और ठीक 10:30 बजे एक दिलचस्प फाइल खुलने वाली है। एआई तो पूरी दुनिया को सिखा रहा है, लेकिन एआई को कौन सिखा रहा है? मिलाएंगे आपको उससे भी, उस भारतीय गृहिणी से जो रोबोट को आटा मलना सिखा रही है। लेकिन कचहरी में सबसे पहले फाइल खुलेगी अमेरिका ईरान की पीस डील की, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यह डील कितनी परमानेंट होगी। पिछले 3 महीने से चल रही ईरान वॉर को थामने का ऐलान आखिरकार हो गया, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील हुई है उसमें बहुत सी चीजें साफ नहीं हुई। इजराइल अलग से नाराज है। कहा जा रहा है कि इस डील के तहत अमेरिका ईरान को उसके नुकसान का मुआवजा भी देगा। तो क्या यह माना जाए कि ट्रंप ईरान युद्ध से हर हाल में निकलना चाहते थे? We don't need anybody. We've been hitting them awfully hard. We're doing a good job. Doing extremely well in Iraq. We don't need too much help, and we don't need any help. It's incredible what we've done. डील अमेरिका की, लेकिन शर्तें ईरान की। समझौता अमेरिका का, लेकिन नफा ईरान का। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में 3 महीने से भी ज्यादा समय से चल रही जंग को रोकने के लिए जो शांति समझौता हुआ है, उसकी मोटी मोटी बातें यही निकल कर आ रही हैं। इस पीस डील को ईरान की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शांति समझौते का खुद ही फुल क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझसे पहले कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की है और सभी नाकाम रहे हैं। इस क्षेत्र के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें वास्तविक शांति प्रदान करने में मदद कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ट्रंप को ईरान से पीस डील क्यों करनी पड़ी? क्या युद्ध रोकना अब अमेरिका की मजबूरी बन गया था? क्या 5 दशक का वो वियतनाम सिंड्रोम उसे परेशान करने लगा था? इस युद्ध से अमेरिका की पोजीशनिंग कैसे कमजोर हुई और अब पीस डील से ईरान कैसे चैंपियन बनकर उभरा, ये समझने के लिए आपको बिंदुवार समझाते हैं कि आखिर इस पीस डील में है क्या। हालांकि समझौते की पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 2 बड़ी बातें कही गई हैं। नंबर 1, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और अस्थायी रूप से रोका गया है। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। नंबर 3, इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ईरान पर चढ़ बैठा था, उसको लेकर पीस डील में कोई क्लियरिटी ही नहीं है। कहा जा रहा है कि परमाणु मुद्दे पर अलग सी चर्चा हो। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के हवाले से इस पीस डील को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, अगर वो सही है तो ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका को किसी युद्ध का मुआवजा देना पड़ सकता है। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक उस समझौते के ड्राफ्ट में है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों से अपने नुकसान के लिए युद्ध मुआवजे के तौर पर कम से कम $300 अरब यानी 28.9 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। 2.2 लाख करोड़ रुपए की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने की भी मांग शामिल है। ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे बैन को हटाने की शर्त भी उस समझौते के ड्राफ्ट में बताई जा रही है। हालांकि इन बिंदुओं को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीने के दौरान अमेरिका के साथ जब भी समझौते की बात चली है, ईरान का इन बिंदुओं पर हमेशा जोर रहा है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिका को ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ी हों।
अगर ऐसा है तो ईरान निश्चित ही इस पीस डील में चैंपियन बनकर उभरा है, क्योंकि अब ये लगने लगा था कि ट्रंप ईरान युद्ध को अब और लंबा खींचने की स्थिति में नहीं थे। पहला इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा था। युद्ध में अमेरिका का रोज लगभग 10 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। दूसरा, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। युद्ध की वजह से अमेरिकी जनता महंगाई से त्रस्त है। और तीसरा, G7 समूह की बैठक में जाने से पहले ट्रंप को अपनी कोई बड़ी उपलब्धि भी दिखानी थी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था तब न लेबनान सीन में था न हॉर्मुज। तब ईरान का परमाणु कार्यक्रम मुख्य टारगेट था, मगर डील में उसी मुख्य मुद्दे को फिलहाल टाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को किसी तरह ईरान युद्ध से निकलने की जल्दी थी। इसके पीछे उनका जो भी गेम प्लान रहा हो, पीस डील से ट्रंप ने इजराइल को नाराज कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने दो टूक कह दिया है कि ट्रंप का समझौता हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हम इस समझौते के हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई ये पीस डील कितनी टिकाऊ रहती है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इजराइल का आगे का रुख क्या रहता है। अगर इजराइल आक्रामक रहा तो फिर पीस डील बेमानी हो जाएगी। वैसे पीस डील के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। वो दुनिया के सामने खुद को एक विजेता के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन इस युद्ध के अलावा ईरान अमेरिकी धरती पर आज से एक नए मोर्चे पर उतर रहा है। वैसे तो मामला फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का है, जहां ईरान की टीम को न्यूजीलैंड से भिड़ना, लेकिन ईरान इसे भी किसी युद्ध की तरह ही ले रहा है। अपने वर्ल्ड कप कैंपेन में ईरान ने अपना पूरा राष्ट्रवाद झोंक दिया। ईरान कैसे अमेरिकी बर्बरता की याद दिला रहा है, कचहरी में अब इसकी फाइल खोलेंगे। मीनाव 168 ईरान के फीफा वर्ल्ड कप के हर कैंपेन में यही इबारत दर्ज है। ईरान ने इससे जुड़े वीडियोस, एनिमेशन, डिजिटल पोस्टर्स की सोशल मीडिया पर झड़ी लगा दी। यहां तक कि वर्ल्ड कप खेलने गई ईरानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के ब्लेजर में भी #168 को एक बैज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आखिर ये मीनाव 168 है क्या? ईरान ने इसे फीफा वर्ल्ड कप में गई अपनी टीम का कैंपेन क्यों बनाया है, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तारीख 28 फरवरी 2026, ईरान युद्ध का पहला दिन। जब अमेरिका ने ईरान के मीनाव प्रांत के एक प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल दागी, जिसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई। जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। हमले में मारे गए उन्हीं बच्चों के बहाने ईरान अब पूरी दुनिया को युद्ध के दौरान अमेरिकी बर्बरता की याद दिला रहा है। इसके लिए उसने मौका चुना है फीफा वर्ल्ड कप का। ईरान का ये कैंपेन फुटबॉल के मैदान को जीतकर दुनिया के अंतःकरण को झकझोरने की एक बेहद दर्दनाक और जज्बाती कोशिश है। मीनाव 168 दरअसल ईरान के दर्द का कोड नंबर भी है, जिसे वो अमेरिकी धरती पर होने जा रहे अपने पहले फुटबॉल मैच से पहले दुनिया के सामने रख देना चाहता है। वैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा भी बन चुका है। अमेरिका खुद इस खेल महाकुंभ का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रहा है। उसकी इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन पॉलिसी ने इस वर्ल्ड कप के दौरान प्रवासी समुदायों की टेंशन बढ़ाई हुई है। फीफा वर्ल्ड कप के एक अन्य आयोजक देश कनाडा में तो इजराइल के खिलाफ ही कैंपेन चल रहा है। वहीं बोस्निया और हर्जेगोविना के फैंस फिलिस्तीन के नारे गुंजाते रहे। ऐसा लग रहा है मानो फीफा का यह आयोजन यूएन के मंच से ज्यादा असरदार हो।
जहां खेल से ज्यादा राजनीतिक मसलों की गूंज सुनाई दे रही है। लगता है कि वर्ल्ड कप में शामिल कई देश केवल मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव वॉर जीतने भी आए हैं। जाहिर है वर्ल्ड कप में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जा रहा बल्कि यहां दुनिया के कई देश अपने राजनीतिक स्कोर सेट कर रहे हैं। अमेरिका मैच की आड़ में डिपोर्टेशन के फाइलें निपटा रहा है तो ईरान अपनी बेटियों की शहादत का वीडियो दिखाकर अमेरिकी बर्बरता का हिसाब मांग रहा है। और सड़कों और स्टेडियम में गूंज रहे फिलिस्तीन के नारे बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब केवल खेल नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया अखाड़ा है। तो फीफा में कप कोई भी जीते, लेकिन नैरेटिव की जंग कौन जीतेगा, इस पर भी नजर रखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। नैरेटिव सेट करने की एक लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चल रही है और इसका एक अहम सूत्रधार है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। यूपी की चुनावी जमीन हालांकि उनके लिए हमेशा से ही चुनौतियों से भरी रही, लेकिन इस बार उन्होंने विपक्षी गठबंधन की ओर हाथ बढ़ाया है। वो 2027 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी बनना चाहते हैं और पर्याप्त हिस्सेदारी भी वो मांग रहे हैं। कचहरी में अब खोलते हैं ओवैसी की फाइल कि आखिर उनका गेम क्या है। हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। यूपी चुनाव में दाखिल होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के सामने एक पासा फेंका है। कह गए कि हमको भी साथ ले लो, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। यानी ओवैसी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के चुनाव में अपने गठबंधन में उनको भी शामिल करें। लेकिन ओवैसी ऐसा चाहते ही क्यों हैं? यूपी में उनकी पार्टी की चुनावी परफॉर्मेंस ऐसी तो है नहीं कि वो एक बड़ा फैक्टर हो। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM 95 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 99 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। AIMIM को लगभग 0.4% वोट ही मिल पाए थे। जाहिर है यूपी की चुनावी जमीन ओवैसी के लिए राजनीतिक तौर पर उतनी उर्वरक नहीं साबित हुई है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ऐसे किसी ऑफर को भाव देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नहीं, डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पर तैयारी कर रही है, तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। असल में यूपी में सारा चुनावी खेल घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम की ओर ही बढ़ रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता 80-20 के नैरेटिव को हवा देते रहते हैं, मतलब बहुसंख्यक हिंदू बनाम अल्पसंख्यक मुसलमान। इसके पीछे एक फैक्टर भी है और वो ये कि यूपी में मुस्लिम मतदाता कई सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे यूपी की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर उनका असर माना जाता है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। और अब हालात बिल्कुल बंगाल के बाद साफ हो गए। इधर उधर की बात मत करिए, ना इधर उधर देखिए। मजबूती के साथ राहुल गांधी का हाथ थामिए और चलिए। वैसे इसकी संभावनाएं कम है कि ओवैसी को कांग्रेस या समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। उन्हें पता है कि यूपी में ओवैसी की राजनीतिक हैसियत क्या है, लेकिन फिर भी राजनीति संभावनाओं का खेल कही जाती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों बयानबाजी से नहीं बल्कि अंडों की गर्मी से गरमाई हुई है। टीएमसी नेता जहां नजर आ रहे हैं वहां पर खड़ी पब्लिक उनके ऊपर अंडों की बरसात कर रही है। उम्मीद तो थी कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सवालों की बारिश होगी,
लेकिन यहाँ तो अंडों की बमबारी हो रही है। कचहरी में अब जनता के गुस्से की उसी फाइल को खोलते हैं। टीएमसी के घोटालेबाज अंडे से इलाज। टीएमसी नेताओं पर कानूनी डंडा और अंडा। विरोध का नया फंडा, ऑपरेशन अंडा। बंगाल की सियासत ने एक नया मोड़ लिया है, जहां विरोध का तरीका भी अब देसी और डायरेक्ट हो गया है। कभी टीएमसी नेताओं के मंच पर चढ़ते ही नारे लगते थे, अब कहीं भी नजर आने पर अंडे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों अंडे सिर्फ नाश्ते की चीज नहीं रहे, अंडे बन गए हैं विरोध का सबसे सीधा, सबसे सस्ता और सबसे वायरल हथियार। अंडा अटैक ट्रेंड अभिषेक बनर्जी से शुरू हुआ और अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आपको पश्चिम बंगाल के विधाननगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अंडा अटैक का जो नेता शिकार हुआ है उसका नाम है सब्यसाची दत्ता। ये जनाब विधाननगर निगम के पूर्व मेयर रह चुके हैं, लेकिन जब पुलिस इन्हें लेकर इनके वार्ड दफ्तर पहुंची तो लोगों ने जोर जोर के नारे लगाए और ताबड़तोड़ अंदाज में अंडों की बारिश शुरू कर दी। एक तरफ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर टीएमसी नेताओं को जनता अंडों से जवाब दे रही है। बंगाल में टीएमसी नेताओं की ऐसी परेड निकल रही है और कभी न झुकने की बातें करने वाला पुष्पा झुक भी रहा है और उसकी हाफ पैंट में जुलूस भी निकल रहा है। अंडों और चप्पलों की बौछार का ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा पश्चिम बंगाल के हुगली में भी देखने को मिला। हुगली के कद्दावर टीएमसी नेता स्वपन नंदी जैसे ही इलाके में निकले तो गुस्से से तमतमाई जनता ने उन्हें घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ अंडे और चप्पलें फेंकनी शुरू कर दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जान बचाने के लिए स्वपन नंदी को वहां से भागना पड़ा। इधर बीजेपी के नेता भी टीएमसी के नेताओं के साथ हो रहे ऐसे बर्ताव पर हैरानी जता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो किया वो तो भोगना पड़ेगा। अंडा को बंगाल में बोलते हैं डिम डीम, तो ये भी एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी को 15 साल अब पैर में कुचला दिए थे। अभी नया सरकार आने के बाद ना डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी, कुछ भी आप कुचला नहीं पाएंगे। और अंडा के दुकान में जाएंगे तो अंडा वाले बोल रहे हैं कि आपको कौन सा अंडा चाहिए, खाने वाला अंडा कि मारने वाला अंडा। और मारने वाला अंडा जो सड़ा हुआ अंडा है उसका दाम ज्यादा है। जाहिर है पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है और विरोध करने का तरीका भी बदल चुका है। अब टीएमसी नेताओं पर अंडा अटैक हो रहा है और नेताओं के लिए मैसेज साफ, अगर जनता नाराज हुई तो अगले चौराहे पर अंडा ब्रिगेड आपका इंतजार कर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। कचहरी में अभी छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एआई की पाठशाला की वो टीचर दीदी कौन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कचहरी देख रहे हैं आप और अब बात हम करेंगे एआई के बारे में। देखिए, दुनिया एआई से सीख रही है। मशीनें इंसानों का काम करने लगी हैं, रोबोट अब खाना बना रहे हैं और घर संभाल रहे हैं, फैसले तक लेने लगे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, एक सवाल है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे सीख रहा है। कचहरी में अब जो फाइल खुलने जा रही है उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर का बूम छाया हुआ है।
एआई हर क्षेत्र में फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। रोबोट अब सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि घरों में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन रोबोट्स को इंसान जैसा कौन बना रहा है? तो इस सवाल का जवाब है हिंदुस्तान की एक साधारण घरेलू महिला। अपने स्मार्टफोन को सिर पर बांधकर नागी रेड्डी श्री रामचंद्रा हर रोज अपने काम रिकॉर्ड करती हैं। खाना बनाने से लेकर पौधों को पानी देने तक हर छोटे बड़े काम उनके सिर पर बंधे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि एआई इन कामों को सीख सके। दरअसल ये पूरा लर्निंग प्रोग्राम किसी सोशल मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए है, जो भविष्य में इंसानों की तरह आपका घर संभाल सकते हैं। दुनिया के हाईटेक लैब्स में बैठे इंजीनियर अब समझ चुके हैं कि रोबोट्स कोडिंग से नहीं बल्कि रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर भी काम कर सकते हैं। लिहाजा अब रोबोट्स के लिए ये नया मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि रोबोट्स को ये पता चल जाए सब्जी कब पक गई, आटा गूंथते वक्त कितनी ताकत लगानी है, कपड़ों को तह कैसे लगाई जाए, और तो और पौधों में कब और कितना पानी देना है। ये तमाम चीजें हमारे रूटीन का हिस्सा हैं, लेकिन ये चीजें किताबों में नहीं, जिंदगी में सीखी जाती हैं। तो देखा आपने, एआई के वैसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन ये जो इस्तेमाल है ये आपके लिए और सहूलियत आने वाले वक्त में पैदा कर सकता है। फिलहाल इसी के साथ कचहरी में आज के लिए इतना ही। मैं हूं ताबिश हुसैन, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। नमस्कार।